Okay. So in today's class, we are going to study out about inscriptions of Ashoka and then Mauryan administration. So these two topics we have to cover today. तो अभी लास्ट क्लास में भी हम लोगों ने बताया पढ़ा था कि Ashoka's inscriptions have been found from almost all over India. His inscriptions were usually of three types. One was major rock edicts, second one is minor rock edicts, third one is pillar edicts. So these three categories were there of Ashoka's inscription. Major rock edicts, there were 14 major rock edicts, 14 बड़े rock edicts हैं, वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये 14 कौन कौन से हैं? तो एक तो देखो बेटा, ये कंधार में है, ये जो आपको रेक्टेंगल शेप में दिख रहा है, एक शहबाजगढ़ी में है, मानशेहरा में है, कलसी में है, ठीक है, धौली में है, जौगढ़ में है, लियारागुड़ी में है, सन्नाती में है, सोपरा में है, सोपाड़ा में है और गिरनार में है। ये सारे जगहों पर जो है वो मेजर रॉक एडिक्ट्स हैं। इनके अलावा माइनर रॉक एडिक्ट्स भी बहुत सारे हैं। दिल्ली तोपरा में है, मेरठ में है, लोरिया नंदनगढ़ है, लुम्बिनी है, कौशाम्बी है, लोरिया अरराज है। तो ये सारी जगहों पर, अमरावती में भी माइनर रॉक एडिक्ट, सॉरी पिलर एडिक्ट्स ही हैं, ये सारे पिलर एडिक्ट्स हैं। इसके बाद माइनर रॉक एडिक्ट्स, इनकी तो फिर संख्या ही मत पूछो, बहुत सारे हैं, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट आता है इसमें कि मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन, इस पे हमें बात करनी है कि मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होता था। तो फटाफट, हाँ सात्विक, कुछ आप पूछना चाह रहे हैं बेटा? सर, कल आप बता रहे थे कि अशोका का नाम ऐसे पियादासी लिखा जाता था और दो माइनर रॉक एडिक्ट थे जिनपे उनका पूरा नाम लिखा गया था, तो उनका नाम क्या क्या था सर? मास्की और गुर्जरा। गुर्जरा Okay, और मास्की ये कर्नाटका और इधर महाराष्ट्र मध्य प्रदेश वाले रीजन में आते हैं। और गुर्जरा और मास्की के ही दो माइनर रॉक एडिक्ट्स हैं, ये वाले, ठीक है। ये बाउंड्री पे ही है एक तरीके से, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र। तो इन दोनों रॉक एडिक्ट्स पर अशोक का नाम भी लिखा हुआ है, मतलब देवानाम पियदसी अशोक, देवानाम पीएम पियदसी अशोक, ऐसा लिखा हुआ है। इनके अलावा बाकी जगहों पर अशोक नहीं लिखा हुआ है, देवानाम पीएम पियदसी ये लिखा हुआ है। प्रियदर्शी चाहते हैं ये, प्रियदर्शी ये चाहते हैं, मतलब वही जैसे बिग बॉस चाहता है, वो कुछ इसी तरह का लिखा हुआ होता था। तो आइए अब हम देखते हैं मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में समझ लें, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ इस तरह की होती थी। द एक्सीडेंसी ऑफ द मौर्यन हैड रिजल्टेड इन द ट्रायम्फ ऑफ मोनार्की इन इंडिया। पूरे देश में मोनार्की सिस्टम थी। तो आप ये ध्यान रखो कि मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन की पहली विशेषता क्या है? मोनार्की सिस्टम थी। हालांकि प्री मौर्यन टाइम में बहुत सारे इलाकों में ओलिगार्की भी थी। ओलिगार्की क्या होती है? कुलीन वर्ग का शासन या थोड़े से लोगों का शासन, जिसमें थोड़े से पैसे वाले लॉर्ड टाइप के लोग होते थे, उनका शासन होता था। कौटिल्य, द फॉरमोस्ट पॉलिटिकल थ्योरिस्ट ऑफ एंशिएंट इंडिया, सपोर्टेड द मोनार्किकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। कौटिल्य भी मोनार्की को ही सपोर्ट करता है, इसीलिए तो उसको कहा गया ना वो इंडिया का मैकियावेली, ठीक है। तो ही सपोर्टेड मोनार्किकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। लेकिन ध्यान रहे, मोनार्की भी कैसी? नॉट रॉयल अब्सोल्यूटिज्म। वो अब्सोल्यूटिज्म पे यकीन नहीं रखता था। मतलब मोनार्की भी ऐसी हो जो मंत्री परिषद की बात माने, जबरदस्ती वाली मोनार्की ना हो कि राजा तानाशाह हो जाए। कौटिल्य अपने अर्थशास्त्र में लिखता है कि किंग शुड टेक एडवाइस ऑफ हिज मिनिस्ट्री। राजा का ये कर्तव्य है कि वो मिनिस्टर्स की बात माने। और इसी वजह से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जिन्हें मंत्री परिषद कहा जाता था, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता था जो है सेंट्रल गवर्नमेंट चलाने में। मतलब राजा दरबार में बैठता था, फैसले वही लेता था, लेकिन वो फैसले अपने मन से नहीं लेता था। मंत्री परिषद जो कहती थी वो फैसले लेता था, समझे। और मंत्री परिषद में कई मंत्री होते थे, लेकिन उसमें 3-4 बहुत महत्वपूर्ण होते थे।
तो जो महत्वपूर्ण थे वो थे पुरोहित, महामंत्री, सेनापति और युवराज। तो ये चार बहुत बड़े पद थे। इसके अलावा भी बहुत सारे पद होते थे, कुल 12 रत्नीन होते थे। तो लेकिन चार इसमें से बहुत महत्वपूर्ण थे, बाकी सारी जो है उतने महत्वपूर्ण नहीं हुआ करते थे। इसके अलावा सिविल सर्वेंट्स भी थे। सिविल सर्वेंट जैसे आज के आईएएस ऑफिसर्स होते हैं ना, वैसे उनके यहाँ थे, लेकिन वो आईएएस नहीं होते थे, उनको कहा जाता था अमात्य। ठीक है, अमात्य मतलब वो एक तरह के जो है ऑफिसर्स थे। ठीक है, और जो ऑफिसर के ऊपर का ऑफिसर होता था वो महामात्य होता था, मतलब महामंत्री टाइप का। मेथड ऑफ सिलेक्शन ऑफ अमात्य वाज एलिबरेटेडली गिवन इन कौटिल्याज अर्थशास्त्र। महामात्य या अमात्य चुने कैसे जाते थे, इसका भी बहुत डिटेल वर्णन कौटिल्य की अर्थशास्त्र में लिखा हुआ। अशोक ने एक नया पद भी बनाया था जिसे कहते हैं धम्म महामात्य, तो ये ध्यान रखना। ठीक है, सो धम्म महामात्य वाज अ महामात और ही वाज अपॉइंटेड बाय अशोका, अ वेरी न्यू पोस्ट दैट वाज क्रिएटेड। और धम्म महामात का काम क्या होता था, दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड। उनका काम होता था सुपरवाइज द स्प्रेड ऑफ धम्मा। ठीक है, ये सारे काम होते थे। रेवेन्यू डिपार्टमेंट, अच्छा ये तो हुआ सेंट्रल गवर्नमेंट में मंत्री परिषद हो उसका काम। फिर रेवेन्यू डिपार्टमेंट थोड़ा समझ ले। रेवेन्यू डिपार्टमेंट का जो हेड होता था उसे कहते थे समाहर्ता। ठीक है, समाहर्ता कौन होता था, रेवेन्यू हेड होता था, एक तरह का वित्त मंत्री होता था। ठीक है, पूरे राज्य से जो भी रेवेन्यू कलेक्शन होगा वो यही देखता था। रेवेन्यू कहां से आता था, रेवेन्यू आता था लैंड से, इरिगेशन से, कस्टम से, शॉप से, टैक्स से, फेरी टैक्स से, फॉरेस्ट, माइंस, पॉस्चर्स, लाइसेंस फी, क्राफ्ट्समैन और फाइन। फाइन भी लगाया जाता था, जुर्माना उससे भी आता था। ठीक है, रेवेन्यू कितना होता था, रेवेन्यू होता था 1/6 ऑफ द प्रोड्यूस। ये ध्यान रखना, पूरी खेती का 1/6 हिस्सा। ठीक है, 1/6, इसे कहते थे भाग। अब बात आती है कि इतना पैसा अगर राजा इकट्ठा करता था तो फिर राजा पैसा खर्चा कहाँ करता था। राजा का पैसा खर्चा होता था उसके खुद के हाउस होल्ड पे, भाई खाना पीना, आलीशान महल रहना, आर्मी पे, गवर्नमेंट सर्वेंट पे, सबको बहुत पैसे मिलते थे, आप बताएंगे कितना कितना, और पब्लिक वर्क पे, पुअर रिलीफ पे, रिलीजन पे, इन सारे मसलों पे पैसे खर्च होते थे। ये समझ में आ गया सबको रेवेन्यू कैसे होता था। मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन कभी पूछा जाएगा आपसे, एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में लिखिए तो ये सब लिखना पड़ेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये आपकी किताब में है नहीं, तो बहुत छिटका छिटका टाइप का है, उनसे आप आंसर बना करके भी ठीक से लिखोगे तो लिख नहीं पाओगे। इस वजह से मैंने ये आपको अलग से कुछ चीजें इसमें नोट करा दी हैं ताकि आपको याद रहे। तो एडमिनिस्ट्रेशन में सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट में बताओगे कि इंपॉर्टेंट मंत्री कौन से थे, फिर रेवेन्यू कैसे आता था और कैसे खर्च होता था, फिर आर्मी, इसके बारे में आपकी बुक में दिया हुआ है। पूरी आर्मी सेनापति के अंडर में होती थी, हम सभी को पता है बिल्कुल। और सैलरी जो है वो कैश में दिया जाता था, समझे। तो ये अपने जमाने की बड़ी बात थी। मौर्यन आर्मी वॉज पेड आर्मी, ऐसे कॉन्स्क्रिप्टेड आर्मी नहीं थी कि जबरदस्ती में उनसे काम करा लिया और पैसा नहीं दिया, पूरा पैसा मिलता था सबका। और कौटिल्य ने अलग अलग रैंक बताए हैं कि मिलिट्री ऑफिसर्स के अपने अपने रैंक होते थे, रैंक के आधार पे उन्हें पैसे मिलते थे। एक ग्रीक ऑथर है, राइटर है, प्लिनी, प्लिनी द एल्डर, जिसने मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में काफी कुछ लिखा हुआ है। तो उसने बताया हुआ है कि मौर्यन आर्मी में कुल 6 लाख इन्फेंट्री थी। तो 6 लाख इन्फेंट्री, 30,000 कैवेलरी,
ठीक है, 9,000 एलिफेंट्स, 8,000 चैरियट। ये किसने लिखा है? प्लिनी ने। अब अगर वो ग्रीक राइटर था तो जाहिर सी बात है वो तो झूठ नहीं लिखेगा। हो सकता है इंडिया का कोई बंदा हो तो वो अपने राजा की तारीफ में झोंक करके लिख दे, लेकिन वो तो बाहर का था। तो आप समझो कि जिसके पास 6 लाख पैदल सेना हो, 30,000 घुड़सवार हो, 9,000 हाथियां हो, 8,000 रथ हो, कितनी बड़ी सेना होगी उसकी? सात्विक बताइए, आपको डाउट है क्या इतनी बड़ी सेना? अरे नहीं नहीं सर, ये पूछ रहे हैं कि मेगास्थनीज मेंशन करते हैं, ऐसा बुक में दिया है कि सब कमिटीज भी होती थी इन हाँ, उस पे भी हम बात जो करेंगे। सेना। उस पे इसी के जस्ट अगली लाइन यही है ना। इसके बाद ये तो सेना थी, इसके बाद सेना के 4 अंग होते थे जिन्हें हम चतुरंगिणी कहते थे। मतलब चतुरंगिणी सेना कहा जाता है ना, इनके पास चतुरंगिणी सेना है। मतलब सेना के चारों अंग हैं। चारों कौन कौन से अंग हैं? नेवी, ट्रांसपोर्ट, मतलब सॉरी, सेना के अंग जो होते थे 4, वो थे हाथी, घोड़ा, रथ और पैदल। ये 4 अंग हुए बेसिकली। ठीक है। अब उसके बाद इन चारों को देखने के लिए 4 अलग अलग मंत्रालय होते थे, इनको हम सब कमिटीज कहते थे। ठीक है, सब कमिटीज ये चारों के होते थे। और चारों के बाद 2 और होते थे, पांचवा होता था नेवी। मतलब मौर्यन ने चतुरंगिणी में एक और अंग जोड़ दिया, ये 5 अंग हो गए। और उसके बाद एक छठवां अंग भी जुड़ा, वो था सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट। बात समझे? तो इस तरीके से 6 सब कमिटी हुई, 4 सेना के अंग और 2 और एडिशनल, एक नेवी और एक ट्रांसपोर्ट और सप्लाई का। ईच विंग वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ अध्यक्ष या सुपरिंटेंडेंट। सब 6 के 6 के सुपरिंटेंडेंट होते थे। सो मेगास्थनीज मेंशन 6 बोर्ड्स ऑफ 5 मेंबर्स ऑफ ईच दैट कंट्रोल द 6 विंग्स ऑफ मिलिट्री। मेगास्थनीज ने ऐसा लिखा हुआ है कि कुल 6 ठो बोर्ड हुआ करते थे, हर बोर्ड में 5-5 आदमी होते थे, और ये सब मिलकर के ये सब आदमी मिल करके जो है ये पूरा मिलिट्री को कंट्रोल किया करते थे। अब नेक्स्ट आता है डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है बेटा। So this department had controlled the retail and wholesale prices. इसका काम क्या होता था? रिटेल और होलसेल प्राइस को कंट्रोल करना, सप्लाई को मेंटेन रखना, और जो ऑफिसर्स होते थे इनके भी ऑफिसर अध्यक्ष कहे जाते थे। व्यापार वाले, व्यापार को देखने वाले जो अध्यक्ष होते थे उनको कहा जाता था पण्याध्यक्ष। क्या कहते थे? चलो ये शब्द आप याद कर लो, आप लोगों के काम का हो सकता है। ठीक है, इसको कहते थे पण्य। पण्य माने व्यापार, तो ये होते थे पण्याध्यक्ष। ठीक है, पण्याध्यक्ष होते थे और ये व्यापार को कंट्रोल करते थे। इसके बाद फिर जुडिशियल और पुलिस डिपार्टमेंट भी होता था, जिनका काम होता था सिविल और क्रिमिनल कोर्ट देखना। ठीक है, और जो चीफ जस्टिस होता था, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट का, तो उस दौर में सुप्रीम कोर्ट नहीं होता था, लेकिन जो फिर भी चीफ जस्टिस होता था पूरे राज्य का, उसको कहा जाता था धर्माधिकारी। तो धर्म का सबसे बड़ा अधिकारी होता था। सबसे बड़ा मसला उसी के पास जाता था। उसके बाद हर एक राज्य में प्रोविंशियल कैपिटल्स जो होते थे वहां पर कोर्ट्स होते थे, डिस्ट्रिक्ट में भी कोर्ट होते थे अमात्यास के अंडर में। और ये सभी कोर्ट करते क्या थे? ये सभी कोर्ट जो भी दोषी पाया जाता था उस पे फाइन लगा सकते थे, जेल भेज सकते थे, म्यूटिलेशन मतलब हाथ पैर नाक कान काट लेते थे, कटवा देते थे, और साथ में डेथ भी दे सकते थे। ठीक है, तो ये 4 तरह के दंड हुआ करते थे। कौन कौन सा? एक तो जुर्माना, दूसरा जेल, तीसरा अंग भंग। म्यूटिलेशन मतलब अंग भंग, अंग ही काट लेंगे, इसके हाथ काट दो, कान काट दो, नाक काट दो, ऐसे। और लास्ट में डेथ, ये भी दे सकते थे। टॉर्चर वाज एम्प्लॉयड टू एक्सट्रैक्ट ट्रुथ।
और ये भी ध्यान रखना, थर्ड डिग्री भी लगाई जाती थी। अगर कोई आदमी सच ना बोले तो तब तक उसको मारते थे जब तक वो सच बोल ना दे, तो टॉर्चर करके सच उगलवाया जाता था। ये सब भी होते थे। हर जगह पर पुलिस स्टेशन थे। कौटिल्य और अशोक के एडिक्ट्स दोनों मेंशन करते हैं जेल और जेल ऑफिसर्स के बारे में, ठीक है। फिर धम्म महामात तो होते थे। धम्म महामात जिसका काम होता था जो है धर्म का प्रचार करना, और साथ में ऐसे लोग जो कि अनजस्ट हैं उन सबको इम्प्रिजनमेंट भी देना। मतलब वो सिर्फ धर्म का प्रचार का ही काम नहीं करता था, बल्कि जस्टिस का भी काम करता था, ठीक है। सेंसस हमेशा रेगुलरली लिया जाता था। मौर्यन पीरियड में जनगणना भी होती थी। देखो, तुम सोच रहे हो कि तुम ही बहुत एडवांस हो, उस दौर में भी होती थी। विलेज ऑफिशियल्स हमेशा घूम घूम करके लोगों की डिटेल्स लिखते थे। उसमें कास्ट और ऑक्यूपेशन, ये दो चीज जरूर लिखते थे, किस जाति के लोग कौन कौन से हैं, और ऑक्यूपेशन। जैसे आज के जमाने में जब जनगणना होती है तो कास्ट और ऑक्यूपेशन के अलावा भी बहुत कुछ लिखा जाता है। डेट ऑफ बर्थ हुआ और तमाम चीजें हुई, फिर इनकम हुआ, पढ़ाई लिखाई। उस दौर में ये सब चीजें नहीं लिखी जाती थी, लेकिन जाति और धंधा ये दोनों बहुत जरूरी थे। इसके अलावा एनिमल भी काउंट होते थे। देखो, आज प्रॉपर्टी काउंट होती है कि इनके घर में एसी है, फ्रिज है, कूलर है, कार है, वॉशिंग मशीन क्या है। उस दौर में ये सब नहीं काउंट होता था। उस दौर में जानवर काउंट होते थे, वही सबसे सबसे सबके बड़े धन थे, तो वो काउंट होते थे, ठीक है। इसके बाद पॉपुलेशन, और जो खास करके फॉरेन और इंडिजिनियस पीपल होते थे, मतलब देश के लोगों या बाहर के लोगों, अगर वो आते थे घूमने के लिए, तो उनका ध्यान रखने के लिए म्युनिसिपल ऑफिसर अलग से लगाए जाते थे, जिनका काम होता था कि बाहर से आने वाले लोगों को कोई तकलीफ ना हो, उनका रिकॉर्ड रखो। आज के जमाने में जैसे राजदूत होते हैं, एम्बेसी होती है, उस दौर में भी ये चीजें थी। अगर कोई फॉरेन से आया हुआ व्यक्ति बीमार हो जाए तो उसको इलाज मुफ्त में कराया जाता था। अगर मर जाए तो उसकी प्रॉपर्टी उसके जो है घर वालों को सुरक्षित पहुंचाया जाना, ये भी इंश्योर किया जाता था। तो ये सारे काम होते थे। जो भी, अच्छा, अब आप सोचोगे कि ये सारे काम तो तमाम अध्यक्ष बनाए गए हैं, ऑफिसर्स बनाए गए हैं, ये ले आके दे देते होंगे, तो फिर राजा के पास कोई ऐसा तरीका था जिससे वो चेक कर सके कि सबने सही भेजा है या नहीं? इसके लिए राजा ने स्पाइसेस लगा रखे थे, ठीक है। स्पाइस का काम होता था, ये जासूस हुआ करते थे। इनका काम होता था ये खबर लगाना कि जो डेटा आ रहा है वो सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जैसे कि व्यापार का जो अध्यक्ष है, पण्याध्यक्ष, अगर वो मार्केट में गया नहीं, कभी सर्वे किया नहीं, झूठ मूठ में डेटा बना के भेज दिया, तो ये स्पाइस जो होते थे वो आकर के रिपोर्ट देते थे कि नहीं ये साहब, ये सब फर्जी किया गया है, सही नहीं है। तो वो क्रॉस चेक भी होता था। हर एक अधिकारी के पीछे पीछे जासूस लगे होते थे, हर विभाग में जासूस होते थे, जिनका काम होता था कोई बदमाशी करे, बताओ। बात समझे? अब बात आती है प्रोविंशियल और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की, कि राज्य का की व्यवस्था कैसे चलती थी। अभी तो हम सेंटर की बात कर रहे थे इतना कुछ। अच्छा, इस दौर में जो न्यायालय होते थे, न्यायालय भी दो प्रकार के होते थे, उसको भी चलो नोट कर लो कहीं पे। न्यायालय कौन से दो प्रकार के होते थे? न्यायालय एक होता था फौजदारी का, ठीक है। फौजदारी का मतलब क्रिमिनल, ठीक है। तो क्रिमिनल कोर्ट और सिविल कोर्ट, ये दो तरह के कोर्ट होते हैं, आज भी होते हैं, तब भी होते थे। सिविल को कहा जाता है दीवानी, और क्रिमिनल को कहा जाता है फौजदारी। उस जमाने में इनके नाम अलग थे। उस जमाने में क्रिमिनल कोर्ट को कहा जाता था, यानी ये जो आपका क्रिमिनल कोर्ट है इसको कहते थे कंटक शोधन, ठीक है। ध्यान रखना, क्या क्या कहते थे? इसको कहा जाता था कंटक कंटक शोधन। और जो सिविल कोर्ट होते थे, सिविल वालों को क्या कहते थे? ये तो जो है क्रिमिनल थे, क्रिमिनल कंटक शोधन। के से सी से क्रिमिनल, और के से कंटक शोधन।
मतलब कांटा निकालना, तो क्राइम ही होगा। सिविल वाले को कहते थे धर्मस्थीय। क्या कहते थे? धर्मस्थीय। ठीक है, धर्मस्थीय और कंटक शोधन, ये दो प्रकार के न्यायालय होते थे। तो धर्मस्थीय जो है वो सिविल कोर्ट होता था, और कंटक शोधन वो क्रिमिनल कोर्ट होता था, याद कर लो। इसके बाद मौर्यन एम्पायर को कुल 4 प्रोविंसेस में बांटा गया था, चारों के अपने अलग अलग कैपिटल थे, और बीच में तो खुद पटना था ही, तो आप 5 कह सकते हो, मतलब 4 चारों दिशाओं में और एक बीच सेंटर में। ये 4 कौन कौन से कैपिटल्स थे? तक्षशिला, उज्जैन, सुवर्णगिरी और कलिंग, या तोशाली इसको कहते हैं। इसके अलावा बीच का जो था वो पाटलिपुत्र पटना, वो तो मेन सेंटर था ही। तो इस तरीके से ये 5 बड़े केंद्र हुए। सो प्रोविंशियल गवर्नर्स वर मोस्टली अपॉइंटेड फ्रॉम मेंबर्स ऑफ रॉयल फैमिली। ये ध्यान रखना, यहाँ के तक्षशिला के, उज्जैन के, सुवर्णगिरी के, कलिंग के, इसके जो गवर्नर बनाए जाते थे वो अक्सर करके युवराज होते थे, मतलब राज परिवार से होते थे। काम इनका क्या होता था? मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, कलेक्शन ऑफ टैक्स, ये 2 काम। इसके बाद फिर जनपद होते थे, जिले होते थे, डिस्ट्रिक्ट्स, और डिस्ट्रिक्ट के लिए अलग अधिकारी होते थे। डिस्ट्रिक्ट के लिए अधिकारी कौन होता था? रज्जुक, मतलब अपने जमाने का ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता था, डीएम होता था। ठीक है, आज के जमाने में जो कलेक्टर का काम होता है वही काम होता था किसका? रज्जुक का। और रज्जुक की सहायता कौन करते थे? डीएम की सहायता कौन करता था? डीएम की सहायता के लिए होते थे युक्त, युक्ता जिन्हें कहते हैं। आज भी आप देखो तो आज होते हैं आयुक्त, कमिश्नर। तो ये उस जमाने में आयुक्त की जगह पर उन्हें लिखा जाता था युक्त। वो अपने जमाने के कमिश्नर थे जो कलेक्टर की मदद करते थे। फिर जिले आगे बढ़ करके हो जाते थे गांव। तो गांव में होता था गांव का हेड, जिसको कहते थे ग्रामणी। ठीक है, हेड ऑफ जो है विलेज, विलेज का जो हेड होता था वो ग्रामणी, या कभी कभी उसे गोप भी कहा जाता था। अच्छा, ध्यान रखो कि जो गोप होता था वो एक गांव का हेड नहीं होता था, एक गांव का हेड ग्रामणी होता था, और कई सारे 10-15 गांव इकट्ठे हो जाते थे। फिर उनमें से एक व्यक्ति को सुपर हेड चुन लिया जाता था, वो बन जाता था गोप। तो एक तरीके से देखा जाए तो जो गोप होता था वो अपने गांव का तो ग्रामीणी भी होता था, लेकिन 10-12 और 15 गांव जो उसके अंडर में आते थे उन सब के लिए वो गोप होता था। तो जो गोप है वो एक तरीके से आप ऐसे कह सकते हो कि कोई वीडियो टाइप का है, ब्लॉक का हेड है, जिसके अंतर्गत बहुत सारे गांव आते थे। कौटिल्य और मेगस्थनीज दोनों ही ये बात करते हैं कि गांव में जैसे ग्रामीणी और गोप हुआ करते थे, वैसे ही शहरों में म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन भी था। ठीक है, और वहां पर म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन को देखने वाला जो हेड होता था उसे कहते थे नागरिक, या सिटी सुपरिंटेंडेंट, जिसे जो है नगर पौर भी आज के जमाने में हम लोग कहते हैं। तो उस दौर में भी इस तरह का चेयरमैन कोई होता था। His chief duty was to maintain law and order, the same। और मेगास्थनीज इसके लिए भी 6 कमेटी बताता है। मतलब मेगास्थनीज का जैसे एक ही पहाड़ा था कि हर काम के लिए 6 कमेटी थी, और हर कमेटी में 5-5 मेंबर थे, यानी कुल मिला के 30 आदमियों के हाथ में नगर भी था। अब ये 6 कमेटी कौन थी? मेगास्थनीज लिखता है कि एक तो थी जो इंडस्ट्रीज देखती थी, दूसरी कमेटी फॉरेनर्स को देखती थी, तीसरी कमेटी रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ देखती थी, चौथी कमेटी ट्रेड देखती थी, पांचवी मैन्युफैक्चर एंड सेल ऑफ गुड देखती थी, और छठवां कलेक्शन ऑफ सेल टैक्स। ये नगर की कमेटीज थी। ध्यान रखना, कहाँ की ये कमेटी है? ये 6 के 6 नगर की कमेटियां हैं। Mauryan king was the center of the great administration system. He enjoyed absolute power. Vast empire was divided into number of provinces.
The Mauryans had a strong standing army administration under 3 subheadings. ठीक है, 5 तो मेजर पॉलिटिकल सेंटर थे। 5 कौन कौन से थे मेजर पॉलिटिकल सेंटर? अभी आपको बताया था ना ये सब। तक्षशिला एक था, उज्जैनी दूसरा था, सुवर्णगिरी तीसरा था, कलिंग या तोशाली चौथा था, और पाटलिपुत्र ये 5वां था। ये पांचों इंपॉर्टेंट सेंटर्स थे। सब कमिटीज बनी होती थी जिनका काम बहुत महत्वपूर्ण होता था। और अशोक ने बड़े सारे काम किए थे जो है पूरे एम्पायर को इकट्ठा करने के लिए, उसे चलाने के लिए। 5 जो सेंटर्स थे, हमने कई बार नाम लिए हैं, आप फिर से याद कर लो इसे कौन कौन से। पाटलिपुत्र जो कि सेंटर था, इसके अलावा तक्षशिला था जो उत्तर में है, उज्जैनी जो पूरब में है, सॉरी पश्चिम में है, तोशाली जो कि पूरब में है, और सुवर्णगिरी जो कि दक्षिण में है। तो दक्षिण उत्तर पूर्व पश्चिम ये चारों हो गए, और बीच में पाटलिपुत्र। These centers were situated on important long distance route. ये चार के चारों आज गोल्डन क्वाड्रिलेटरल पे पड़ते हैं। उस जमाने के भी ये बड़े बड़े व्यापारिक मार्गों पर पड़ते थे। उत्तरापथ, दक्षिणापथ, हाँ, प्राच्य पथ, उदीच्य पथ, इस तरह के पथ होते थे, रास्ते होते थे। दक्षिण उत्तर पूर्व पश्चिम के व्यापारिक रास्ते होते थे, उन पर ये पड़ते थे। सब कमिटीज के क्या काम होते थे? तो सब कमिटीज, जैसे मेगास्थनीज ने बताया था कि कुल 6 सब कमिटी काम करती थी सेना को बनाने के लिए। उसमें एक तो नेवी था, दूसरा ट्रांसपोर्ट था, और बाकी जो 4 थे वो चतुरंगिणी थे। मतलब 4 अंग थे, इन्फेंट्री, कैवेलरी, चैरियट और एलिफेंट। ध्यान रखना, इसमें जो सेकंड वाली कमेटी यानी ट्रांसपोर्ट, ये पूछा जाता है कभी कभी कि सेकंड कमेटी कौन सी थी और क्या इसका इंपॉर्टेंस है। तो सेकंड कमेटी हुआ करती थी ट्रांसपोर्ट की, जिसका काम होता था इसमें बुलक कार्ट्स वगैरह का इंतजाम करना, इक्विपमेंट्स का इंतजाम करना, फूड प्रोक्योर करना सोल्जर्स के लिए, और फॉर्डर यानी चारा का प्रबंध करना एनिमल्स के लिए, सर्वेंट्स को रिक्रूट करना, आर्टिसंस को रिक्रूट करना जो सोल्जर्स का ध्यान रख सकें। तो इस तरीके से ये सप्लाई विभाग था, बहुत इंपॉर्टेंट था। अब नेक्स्ट पॉइंट है, अशोक ने वो कौन से काम किए जिससे उसने पूरे देश को इकट्ठा करके रखा, बिगड़ने नहीं दिए हालात, पूरे देश में एकता ला करके रखा। ऐसे कौन से काम किए थे? तो अशोक ने पूरे देश को इकट्ठा करने के लिए, उनमें एकता और अखंडता बनाए रखने के लिए, शांति और सुलह बनाए रखने के लिए उसने पहला काम किया, धम्म का प्रचार किया। किसी पर्टिकुलर धर्म का नहीं, धम्म का। मतलब अब देखो, बुद्ध धर्म वो उसका पर्सनल धर्म था, लेकिन उसने प्रचार बौद्ध धर्म का नहीं किया था। उसने लोगों को धम्म की शिक्षा दी। उसके हिसाब से धम्म जो है वो एक ऐसी चीज है जो हर एक धर्मों का सार है, मूल है, तत्व है। ठीक है, जैसे जैसे कि उसने कहा, अपा सिन्वे, बहुकयाने, दया, दाने, सचे, सोचे, माधवे, साधवे, इन सारी चीजों को फॉलो करो। बड़ों का सम्मान करो, नौकरों की मदद करो, उनको पेमेंट दो, छुट्टियां दो, अपने घर के परिवार के सदस्यों जैसा उनका ख्याल रखो, बड़ों की इज्जत करो, ब्राह्मणों और श्रमणों को दान दो। तो ये ऐसा कुछ थोड़ा ही हुआ कि ये पर्टिकुलर कोई धर्म है। अशोक ने जिस धर्म का प्रचार किया वो धर्म अधर्म का अपोजिट है, वो सत्मार्ग है, वो नैतिक है। तो आप कह सकते हो कि अशोका's धम्मा was total moral duty, not a particular religion. It was moral duty. He appointed special officers who are called Dhamma Mahamata to spread the message of Dhamma. इस तरीके से उसने धम्म के रास्ते से पूरे देश पे अपने जो है कंट्रोल बनाए रखा, और कंट्रोल ही नहीं बनाए रखा बल्कि उसके बाद तो उसने कुछ एक प्रचारकों को बाहर भी भेजा। या अशोक के टाइम में ये दुनिया के सबसे बड़े बड़े मार्ग थे। इन मार्गों से बहुत सारे लोग और कहाँ नहीं गए, मतलब तिब्बत में, चाइना में, कोरिया, जापान, हर जगह पे उसने बौद्ध धर्म को पहुंचाया। अब अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे पोस्ट मौर्यन एरा के बारे में। मौर्य एरा खत्म होता है, उसके बाद क्या आता है इसको हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। इज इट ओके? चलिए, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर दिस क्लास।